हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको DFCCIL की वैकेंसी का पूरा अपडेट दिया था और किस तरह से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आज 20 मई से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट यहाँ पे 19 जून रहने वाली है, तो उसके बीच में आपको अप्लाई कर देना है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले तो आप वो वीडियो जाके देख लीजिए। उसमें मैंने आपको सभी 9 तरह की पोस्ट के बारे में बताया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, फ़ीस कितनी है, सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, किस तरह से जो है एग्ज़ाम होना है, कब होना है, वो पूरी जानकारी मैंने उस वीडियो में दे दी थी। आज की इस वीडियो में बेसिकली हम कुछ नए पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो कि DFCCIL से ही जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे ये है कि B2 C1 वाले जितने कैंडिडेट हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये वैकेंसी, और क्यों है मैं आपको बताऊंगा। साथ ही बात करेंगे रेलवे और DFCCIL में क्या अंतर है। उसके अलावा DFCCIL में सिलेक्शन लेना आसान क्यों है उसके बारे में बात करेंगे। ग्रुप डी वाले छात्र जो हैं वो इसके एग्ज़ाम को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है वो बताऊंगा। बेस्ट बुक, कट ऑफ और सैलरी के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। मेक श्योर कि ये वीडियो आप एंड तक देखें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि रेलवे या फिर रेलवे से जुड़ी किसी भी वैकेंसी का ऑथेंटिक अपडेट हमारे चैनल पर दिया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि भाई B2 C1 वालों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी कैसे है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इन्होंने मेडिकल स्टैंडर्ड 7 के साथ में बताया है। तो जैसे ये वाली पोस्ट है एग्जीक्यूटिव सिविल वाली, इसमें A3 मांगा गया है। उसके बाद दूसरी पोस्ट है एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल वाली में A3 मांगा गया है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट में A2 मांगा गया है। लेकिन यहाँ पे कुछ पोस्ट ऐसी भी हैं, जैसे ये वाली पोस्ट आप देख सकते हैं एग्जीक्यूटिव फाइनेंस वाली, जो टोटल 14 पोस्ट है, इसमें C1 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है। 3 साल की बैचलर डिग्री अगर कॉमर्स में आपके पास है और 60% मार्क्स हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं C1 मेडिकल स्टैंडर्ड। तो अच्छी खबर ये है कि जो लो मेडिकल स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट ग्रुप डी में अभी जो स्ट्रगल कर रहे हैं या जिनको कोई पोस्ट नहीं मिली है, तो उनके लिए यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी निकलती है। एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्स की टोटल 19 पोस्ट है, C1 मेडिकल मांगा गया है। 3 साल की बैचलर डिग्री के पास है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BBA, बैचलर डिग्री ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट का कोई भी डिग्री है आपके पास, 60% मार्क्स हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, ये वाली जो पोस्ट है एग्जीक्यूटिव IT वाली, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली, यहाँ पे भी C1 रिक्वायर्ड है। और देखिए यहाँ पे जो है BCA वाले अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस से अगर आपने B.Tech किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं 60% मार्क्स के साथ। आगे देखते हैं यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे A3 है, उसके बाद A3 है, A3 यानी कि ऊपर की जो 3 पोस्ट मैंने आपको बताई है, यहाँ पे लो मेडिकल स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे निकल के आ रही है। नेक्स्ट यहाँ पे जो डाउट है कि भाई रेलवे और DFCCIL में अंतर क्या है, ठीक है, तो यहीं पे छुपी हुई है सारी चीज़ें। यहाँ पे आप सबसे पहले देखिए नोटिफिकेशन में, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, लिमिटेड है यानी कि पूरी तरह से गवर्नमेंट तो नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेज। यहाँ पे देखिए डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इज अ शेड्यूल ए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। देखो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो है अंडरटेकिंग, ये आप कह सकते हैं कि कंपनी है। तो इसको आप ये कह सकते हैं कि भाई ये रेलवे की ही ब्रांच है। बस आप इसको शॉर्ट में समझ लीजिए कि रेलवे की ही ब्रांच है, लेकिन ये पूरी तरह से गवर्नमेंट नहीं है। देखो ये बात तो पूरी तरह से सही है कि भाई रेलवे की जो जॉब्स हैं वो तो अच्छी होती हैं, स्टेशन मास्टर बनो चाहे आप ग्रुप डी बनो, पूरी तरह से गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहते हो, सारी फैसिलिटी मिलती है, सैलरी भी अच्छी मिलती है। लेकिन देखो आपके पास एक अदर ऑप्शन है कि आपके पास अगर रेलवे की जॉब नहीं है तो आप इसमें ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे क्या है कि एक तो आपको रेलवे की तरह फैसिलिटीज़ मिलेंगी, सैलरी हालांकि रेलवे से थोड़ा सा कम रहेगी, लेकिन इतनी भी कम नहीं है कि यहाँ पे जो है आप ये कहो कि भाई प्राइवेट कंपनी है और इसमें मुझे बहुत कम सैलरी मिल रही है। बहुत कम नहीं है, अभी आगे मैं वीडियो में आपको बताऊंगा, सैलरी भी आपको अच्छी खासी यहाँ पे मिलने वाली है। तो आप लोग कह सकते हैं कि एक तरह से रेलवे का ही पार्ट है, लेकिन रेलवे से थोड़ा सा नीचे है। तो अगर आपको रेलवे में जॉब नहीं मिल रही तो आप इसमें जॉब लेके भी अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो रेलवे में और DFCCIL में बस इतना ही अंतर है। बाकी अगर आपको रेलवे की जॉब मिले तो वो तो बेटर रहता ही है। अब अगला हमारा सवाल था कि भाई DFCCIL की इस वाली पोस्ट में जो सिलेक्शन लेना आसान क्यों है, तो वो भी मैं आपको कारण यहाँ पे बता देता हूँ। देखो यहाँ पे आपके 2 CBT होने, एक CBT 1 होना, एक CBT 2 होना है। CBT 2 की बात यहाँ पे नहीं करेंगे, बात करेंगे सिर्फ CBT 1 की। देखो अगर आप CBT 1 को क्लियर करना चाहते हो तो बड़ी ही आसानी से आप CBT 1 का जो एग्ज़ाम है उसको क्लियर कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, तो देखो यहाँ पे इसका सिलेबस देखो, आपने हाल फिलहाल में NTPC का रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम तो दिया ही है, तो आपकी तैयारी थोड़ी सी यहाँ पे स्टडी के टच में आप हो। कहने का मतलब ये है मैथमेटिक्स के यहाँ पे आने हैं 30 क्वेश्चन, ठीक है, जनरल अवेयरनेस के आने हैं 15 क्वेश्चन, जनरल साइंस के आने हैं 15 क्वेश्चन, रीजनिंग के आने हैं 30 क्वेश्चन, ठीक है। उसके अलावा नॉलेज अबाउट रेलवे यानी कि रेलवे से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर के आने हैं। 100 नंबर का पेपर है, 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा आपको मिल रहा है। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग भी आप कह सकते हैं सही है, 1/4 की कोई ज़्यादा नहीं है। 90 मिनट मिल रहे हैं, टाइम भी सफिशिएंट है। और सिलेबस को आप ध्यान से देखो,
मैथमेटिक्स यार आपने सारी तो पढ़ी है एनटीपीसी ग्रुप डी में, वही यहाँ पे आनी है। जनरल अवेयरनेस कोई नया नहीं पढ़ना है, जनरल साइंस कुछ नया नहीं पढ़ना है, जो ग्रुप डी के लिए पढ़ा था वहीं से क्वेश्चन आ जाएंगे। रीजनिंग में कुछ नया नहीं पढ़ना, सिर्फ आपको रेलवे के थोड़े से क्वेश्चन जो है रिवाइज करने, वैसे जरूरत तो है नहीं क्योंकि ग्रुप डी रेलवे जब आपने एग्जाम दिया था तब आपने क्वेश्चन पढ़े होंगे, तो 10 नंबर का ये। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे सिलेक्शन लेना थोड़ा सा आसान है क्योंकि सिलेबस ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल सा सिलेबस है। वही आपके जो मेन टॉपिक रेलवे में आते हैं वो यहाँ पूछे जाएंगे। एक बार चीज़ों को आप रिवाइज करेंगे तो आपकी यहाँ पे तैयारी हो जाएगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे सिलेक्शन लेना थोड़ा सा जो है आपका आसान है। तो मेरे कहने का पॉइंट ये इसीलिए है कि भाई ग्रुप डी वाले छात्र जो है आसानी से इसको निकाल सकते हैं क्योंकि उन्होंने साइंस भी पढ़ी है, हाल फिलहाल में मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस सारी चीज़ें तो आपने पढ़ी हैं। करंट अफेयर वगैरह के अगर कुछ क्वेश्चन आते हैं तो वो भी आप जो है अभी अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिलेक्शन लेना इसलिए डीएफसीसीएल में थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे, बेस्ट बुक। देखो यहाँ पे आपको इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए कोई भी अलग से स्पेशल बुक लेने की आवश्यकता नहीं है। जिन बुक से आपने मैथमेटिक्स, रीजनिंग, साइंस, जनरल अवेयरनेस पहले से पढ़ा है उसी को आप लोग रिवाइज करके एग्जाम दे सकते हो और आप बेहतर इसमें कर सकते हो। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट तो ये सोच के फॉर्म नहीं भरेंगे कि एक तो यहाँ पे फीस जो है वो 1000 है, यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 फीस है, तो काफ़ी सारे ओबीसी जनरल वाले इसलिए नहीं भरेंगे। दूसरा यहाँ पे एक रीज़न है कि कम लोग भरेंगे कि इसमें सीट जो है वो 535 के अराउंड है, तो 535 सीट देख के स्टूडेंट को लगा यार सीट्स बहुत कम है, लेकिन देखो आपको मतलब है अपनी एक सीट से, एक सीट आपको निकालनी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं इसकी कट ऑफ और सैलरी की। तो देखो अगर हम लोग बात करते हैं इसकी कट ऑफ की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें आपका CBT 1 होना है, CBT 2 होना है। CBT 1 होगा सिर्फ क्वालिफाइंग, कट ऑफ बनेगी CBT 2 के मार्क्स पे। CBT 2 है 120 नंबर का, तो कट ऑफ बनेगी 120 में से। अगर बात करें इसमें 2021 की यहाँ पे कट ऑफ मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो देखो ये एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल वालों की कट ऑफ अगर आप देखेंगे तो 120 में से UR की 105.5 पे कट ऑफ थी, EWS की 102.5 थी, SC की कट ऑफ 103 थी, ST की 99.5 थी, OBC की 103 थी और PWBD की 79 और एक्स सर्विसमैन की 87.5 थी। नो डाउट की कट ऑफ यहाँ पे अच्छी खासी है, ये 120 में से है आपकी यहाँ पे कट ऑफ, 120 नंबर में से हाईएस्ट मार्क्स आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। इस तरह से अगर मैं आपको एक और दिखाता हूँ यहाँ पे, तो ये वाला भी आप देख सकते हैं। ये वाली जो कट ऑफ है ये आपकी एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए है, तो अनरिजर्व के लिए 105 थी, EWS के लिए 78 थी, SC के लिए 77, ST के लिए 77, OBC के लिए 84 और PWBD के लिए 63, एक्स सर्विसमैन के लिए 52। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कट ऑफ तो ठीक ठाक था, ज़्यादा कम भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कट ऑफ हाई होने का रीज़न ये है कि यहाँ पे सैलरी भी जो है ना वो रेलवे की इक्वली मिल जाती है। अब चलिए मैं आपको सैलरी भी दिखा दूँ। कट ऑफ के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं 2021-22 जितनी भी इसमें वैकेंसी आई है DFCCL में उसका एक प्रॉपर कट ऑफ यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। अभी मैंने सिर्फ आपको आइडिया दिया कि कट ऑफ ठीक ठाक रहता है। अब चलिए सैलरी के बारे में भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो देखो सैलरी के रिगार्डिंग ना यहाँ पे सभी पोस्ट के ऊपर लिखा हुआ है। जैसे सबसे पहले एग्जीक्यूटिव सिविल वाली पोस्ट है, तो देखो स्केल यहाँ पे लिखा हुआ है, जो पे स्केल है ना वो 30,000 से लेकर 1,20,000 के बीच में है। ठीक है, तो एक चीज़ तो क्लियर है कि अगर पे स्केल मिनिमम 30,000 है तो 30,000 से कम तो सैलरी यहाँ पे नहीं रहेगी। ठीक है, अगर आपका पे स्केल ही 30,000 है तो मान के चलो यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी में ही आपके जैसे 30,000 तो ये आपका हो गया, कुछ अलाउंसेस भी मिलते हैं, तो मान के चलो कि 30 to 40K के अराउंड आपको सैलरी यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, और 1,20,000 तो मैक्सिमम बताया हुआ कि भाई मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है। आगे दूसरी पोस्ट की अगर मैं बात करूँ, जैसे यहाँ पर ये वाली जो सैलरी है ना, ये एग्जीक्यूटिव सिविल, एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, एग्जीक्यूटिव ऑपरेशनल एंड बिजनेस डेवलपमेंट इनके लिए है, और जो है एग्जीक्यूटिव फाइनेंस के लिए भी यही है। सभी के लिए सैलरी लगभग यही रहने वाली है। अब बात करते हैं फिर जूनियर एग्जीक्यूटिव वाली, तो यहाँ पे जूनियर शब्द आ रहा है, इसका मतलब सैलरी थोड़ी कम रहेगी, तो 25,000 से लेकर 68,000 के बीच में है। तो यहाँ पे आप लोग कह सकते हैं कि लगभग जो आपकी सैलरी है वो 28,000 से लगभग 32,000 के अराउंड रहेगी अलाउंसेस लगा के। ठीक है, जूनियर वाली। तो फिर से बता देता हूँ, जूनियर वाली जितनी पोस्ट है उसमें 28 से 32 के अराउंड, और जो आपकी एग्जीक्यूटिव वाली है उसमें आपकी 30 से 40 के अराउंड सैलरी यहाँ पे बनती है। ठीक है, अब आप लोग खुद आइडिया लगा सकते हैं कि भाई सैलरी इसमें कितनी मिलेगी। साथ ही ये वाली जो जॉब है ना, ये आई थिंक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होती है, मतलब कि 3 से 5 साल पहले आपको करनी होती है, फिर आगे उसको एक्सटेंड भी वो लोग कर देते हैं। ऐसा नहीं है आपको निकालेंगे नहीं, काम तो आप करेंगे तो एक्सटेंड कर देते हैं, क्योंकि बार बार न्यू एम्प्लॉयज़ लेना उससे उन्हें भी कोई फायदा नहीं है। तो इस तरह से बेसिकली सारी चीज़ें रहती हैं। तो मैंने कट ऑफ का भी आपको हिंट दिया है, सैलरी का भी हिंट आपको दे दिया है। बाकी इसके अलावा कोई आपके मन में डाउट हो इस वैकेंसी के रिगार्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।